तो इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन संकट पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि एयर इंडिया अगले हफ्ते यूक्रेन के लिए 3 फ्लाइट भेजेगा। ये फ्लाइट्स यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 22, 24 और 26 फरवरी को संचालित की जाएगी। यानी कि इसका जो प्रोसेस शुरू होगा उसकी तारीख इस वक्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कीव से दिल्ली की 3 फ्लाइट्स जो हैं वो तय की गई हैं। दरअसल वहां पर बड़ी तादाद में भारतीय मौजूद हैं जो अब वापसी अपनी चाहते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर देखिए, फैसला यहां पर भारत सरकार की तरफ से तत्परता के साथ उठाया भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रूस यूक्रेन संकट यहां पर गहराता जा रहा है, सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में भारतीयों को सुरक्षित करने के मद्देनजर कीव से दिल्ली की 3 फ्लाइट्स यहां पर तय की गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, खासतौर से हर उस परिवार के लिए जिनके परिवार के सदस्य इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। तो कीव से दिल्ली की 3 फ्लाइट्स यहां पर तय की गई हैं। 22, 24 और 26 फरवरी को फ्लाइट की ये तारीख यहां पर तय की गई है और भारतीयों ने फ्लाइट की यहां पर मांग की थी। वो वापसी यहां से चाहते हैं ताकि सुरक्षित हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंच सके। तो यूक्रेन से भारतीयों को अब लाया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है। तारीख भी सामने आ गई है फ्लाइट्स की, ताकि इन तारीखों के जरिए भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं उन्हें महफूज, सुरक्षित वापस लाया जा सके। और यूक्रेन की सीमा पर 40% से ज्यादा रूसी सेना अब हमले की स्थिति में है। यह दावा एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी की तरफ से किया गया है। खबर के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमाओं के पास 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है और इनमें से 40% सैनिक हमले की स्थिति में है। वॉशिंगटन ने यह चेतावनी भी दी कि कुछ हफ्तों में रूस यूक्रेन पर किसी एक घटना के बहाने हमला कर सकता है। और इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास कई विकल्प मौजूद हैं और वो कम वक्त में भी हमला करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मॉस्को इस बात से इनकार करता है कि उसके पास अपने पश्चिमी पड़ोसी पर हमला करने की योजना है, लेकिन वो ये गारंटी मांग रहा है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा और पश्चिमी गठबंधन पूर्वी यूरोप से सेना को हटा दे। हालांकि ऐसा करने से पश्चिमी देशों ने भी मना कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर यहां पर हो गई है। साल 2014 में रूस ने विद्रोहियों की सहानुभूति पाते हुए यूक्रेन के क्राइमिया पर हमला किया था और उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन देखिए किस तरह के हालात एक बार फिर से यहां पर युद्ध जैसे बन चुके हैं, युद्ध जैसे बनते नजर आ रहे हैं। खासतौर से अमेरिकी रक्षा अधिकारी की तरफ से जो ये दावा किया गया है कि यूक्रेन के पास करीब 1.5 लाख रूसी सैनिक मौजूद हैं, इसने स्थिति को और ज्यादा यहां पर गंभीर बना दिया है। तो रूस की 40% सेना हमले के लिए तैयार है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी का यह बड़ा दावा है और इसने यह भी दावा किया है कि कोई भी एक वजह यहां पर रूस अपने सामने हमले को लेकर ला सकता है। Russia has a choice between war and all the suffering it will bring, or diplomacy that will make a future safer for everyone. We stand with you. I am here personally to say that. We stand with you on this and many other issues in the spirit of our alliance and our mutual interests and priorities. और इस वक्त मेरे साथ शुभम और सोनाली जो कि भाई बहन हैं वो मौजूद हैं। यूक्रेन में मेडिकल के छात्र हैं, लेकिन फिलहाल बिहार के वैशाली जिले में हैं। सबसे पहले शुभम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपने हालात को देखा है और किस तरह से अब आपको लग रहा है ये हालात यहाँ पर बन रहे हैं। आपका जो निजी अनुभव है वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। नमस्कार। और मैं जब उधर था, जब मैं दिसंबर में आया, जब 12-15 दिसंबर के करीब में आया जब बिहार, तभी तो स्थिति लगभग नॉर्मल थी, क्लासेस तभी ऑनलाइन थी। बट अभी थोड़ा ज़्यादा ही हाइप कर दिया गया है इसको लेकर के कि वो अटैक कर सकते हैं, इन्वेड कर सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके ये करने की। बट फिर हमारी क्लासेस फिर से ऑफलाइन शुरू हो गई थी 1 फरवरी से, जो कि हमारा नया सेमेस्टर शुरू हो चुका था। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम जो सिचुएशन देख रहे हैं उसको देखते हुए हम 2 हफ्ते के लिए और आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं 28 फरवरी तक। सोनाली, आपको लगता है कि आप खुशकिस्मत हैं जो वक्त पर वापसी यहाँ पर आपकी हो गई? भी उधर गए हैं, उनका ये कहना है कि सब कुछ इधर नॉर्मल है, सारी दुकानें खुली हुई हैं, पढ़ाई नॉर्मल है, जिंदगी जैसे नॉर्मल चलती है वैसा ही चल रहा है, कुछ भी। चलिए शुभम, आपकी बहन सोनाली से भी यहाँ पर रिएक्शन ले लेते हैं। सोनाली, आपको लगता है कि वक्त पर आप दोनों भाई बहन की और कुछ और छात्रों की जो वापसी हुई है, खुशकिस्मत आप अपने आप को समझते हैं?
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खुशकिस्मत समझते हैं हम अपने आप को कि इतनी जल्दी हम आ भी गए और ये सिचुएशन हम भी अगर अभी चाहते तो शायद हमारे पेरेंट्स भी उतना ही पैनिक करते कि जितना दूसरे पेरेंट्स कर रहे हैं अभी। ठीक है शुभम, मैं आपकी इतना बहन सोनाली से भी पैनिक बातचीत है करना चाहूंगी। पर सोनाली, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके कुछ और दोस्त जो कि भारतीय हैं उनसे आपकी बातचीत होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फोन के जरिए? वो किस तरह के हालात बता रहे हैं? जी, बिल्कुल होती है। वो बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जो भी हो रहा है वो बॉर्डर के पास हो रहा है और वो थोड़ा चिंतित है। उनके माँ-बाप बहुत ज़्यादा चिंतित है, उनको वापस लाना है। तो कुछ स्टूडेंट जो है, मेरे जो दोस्त हैं, वो लोग वापस आ रहे हैं इंडिया, एयर इंडिया के थ्रू। शुभम, आपने और सोनाली ने मौके को यहाँ पर समझा, इसी की वजह से आप दोनों भाई बहनों ने यहाँ पर वापसी करी, यही इसके पीछे की वजह रही? जी, 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 जी। और ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ हफ्तों के लिए लग गए थे क्योंकि केसेस बढ़ने लगे थे इस वजह से। शुभम, आपकी अपने दोस्तों से वहां पर जो मौजूद हैं, जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे किसी तरह की बातचीत होती है? क्या वो कह रहे हैं? क्या वो भी भारत वापसी चाहते हैं अब? कुछ बच्चे हैं जो भारत वापसी चाहते हैं ज़रूर। तकरीबन 70% बच्चे चाहते हैं भारत वापसी। जो 30% है जिनका फाइनल ईयर है, जो 6th ईयर में, वो शायद हो सकता है कि वो 3 महीने ही उनका बचा है इसलिए वो नहीं चाहते। सोनाली, जैसे हालात इस वक्त बिगड़ रहे हैं, आपकी जिन दोस्तों से बातचीत होती है सोनाली, हम चाहेंगे कि वो तफसील से अपनी बातचीत बताइए। क्या किसी तरह का डर नजर आता है उनमें, या उन्हें विश्वास है कि हालात सुधर जाएंगे? भारत सरकार कदम उठा रही है, क्या कहना है उनका उस बारे में? वो लोग इसी बात पे कह रहे हैं कि वो एम्बेसी के टच में, थोड़ा पैनिक है उनके अंदर, पर वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ अभी कीव में थोड़ा-सा उनको यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बाहर निकलने में उनको दिक्कत होता है कि कीव में रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं, थोड़ा उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बहुत। शुभम, वक्त पर वापस आना और इस तरह से सुरक्षित, अब क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, सुरक्षित यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, क्या आपको लगता है परिवार वालों का ये फैसला रहा कि आप दोनों भाई बहन लौट कर आ जाएं, या फिर ये खुद फैसला आपने हालातों को देखकर या फिर भविष्य को देखकर लिया? दोनों दोनों जो कह सकते हैं दोनों। मेरे माता-पिता ने भी ये फैसला लिया था। हम लोग थोड़ा वेट करते देखते कि क्या सिचुएशन रहता है, अगर वॉर होता है तो फिर हम लोग को नहीं जाना है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। और फिर बाद में पता चला कि ये सिचुएशन बढ़ते ही जा रहा है, इसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने हम लोग की क्लासेस ऑनलाइन कर दी। शुभम, क्या आपको यहाँ पर लगता है कि आप दोनों भाई बहनों की वापसी जो है वो बिल्कुल सही वक्त पर हो गई, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं, तनाव जो है वो बढ़ रहा है? आपको लगता है कि बाकी छात्रों को भी ये फैसला थोड़ा जल्द ले लेना चाहिए था? कई छात्रों ने तो आ भी गए थे, कई छात्र तो हमारे साथ ही आए हैं, बट स्टिल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर जो अभी भी फ़ोर्स करती हैं कि आप ऑफलाइन ही करो, अभी ऑनलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से। कई छात्र हैं जो और मुसीबत में हैं अभी। और उधर सिचुएशन कोविड का सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई ना कोई बच्चा वहाँ पे कोविड पॉज़िटिव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है यूनिवर्सिटी में। तो मैं यूनिवर्सिटी से अनुरोध करूँगी कि क्लासेस आप ऑनलाइन रखें, जब तक कोविड का भी सिचुएशन प्रोग्रेस में नहीं हो जाता और वॉर का सिचुएशन भी नहीं हो जाता। सोनाली, यहाँ पर जिन दोस्तों से आप बता रही हैं कि आपकी बातचीत होती है, कुछ डरे हुए हैं, कुछ को लग रहा है कि हालात यहाँ पर ठीक हो जाएंगे, आपके वो कौन कौन से छात्र दोस्त हैं जो इस वक्त भारत वापसी करना चाहते हैं? कहते हैं आपसे कि हमें वक्त रहते, जैसे आप दोनों भाई बहन यहाँ पर सुरक्षित लौट आए, काश वो भी लौट आते। कुछ ऐसे आपके छात्र दोस्तों से बातचीत होती है क्या सोनाली? हाँ, होती है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पे बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि अब आ जाना चाहिए वापस, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। वो लोग जब लड़ाई का सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं अंदर से। उनको उनको अब वो कुछ दिन में वापस आ रहे हैं इंडिया के एयर इंडिया के थ्रू। उन्होंने मुझे कॉल पे बताया है। शुभम, जहां पर आप पढ़ाई कर रहे थे वो किस तरह का इलाका था? वहां पर भी क्या कोई दहशत थी या सब सामान्य था? बिल्कुल सामान्य था, कुछ नहीं था। वो थोड़ा-सा अभी वॉर को लेके थोड़ा-सा पैनिक हो गए हैं, थोड़े-से चिंतित है आने के लिए वापस। शुभम, क्या आपको लगता है, क्योंकि अब भारत सरकार की तरफ से एक के बाद एक कई कदम उठाए जा रहे हैं, अभी एक हमने खबर भी यहाँ पर पढ़ी है कि भारत सरकार की तरफ से कुछ फ्लाइट्स भी यहाँ पर तय की गई हैं ताकि छात्रों की वापसी हो सके, क्या आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे जिस तरह से आप दोनों भाई बहनों ने वक्त पर वापसी की, वो छात्र भी चाहें तो वापसी कर लें? बिल्कुल, उन्हें करना ही चाहिए और अभी हो सकता है क्या पता कल को हो जाए बात, ये कोई नहीं जानता कब करेंगे वो इन्वेड।
इस वजह से उन्हें जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए। और एयर इंडिया को भी 3 फ्लाइट्स में कितने बच्चे, 20,000 के करीब बच्चे हैं, 3 फ्लाइट्स में कितने बच्चे आ पाएंगे? उन्हें भी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ानी चाहिए और टिकट का प्राइस थोड़ा कम करना चाहिए बच्चों को नजर में रखते बिल्कुल हुए। सही कहा। स्टूडेंट्स। सोनाली, क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे छात्र, बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं जो वहां पर गए हुए हैं, वापसी कुछ नहीं भी करना चाहते हैं क्योंकि पूरा भविष्य वहां पर जुड़ा हुआ है। किस तरह से अब आपको ये लगता है कि जान बचानी है तो वापसी यहां पर जरूरी हो जाती है? और आपने कहा जैसे टिकट के जो प्राइस हैं वो भी कम हो जाना चाहिए, कुछ और सुविधाएं भी यहां पर फ्लाइट्स की जो संख्या है उसमें बढ़नी चाहिए, क्या कुछ और आप कहना चाहेंगे? जब तक सिचुएशन ठीक ना हो जाए, जब तक ये 2 कंट्रीज डिप्लोमेटिक तरीके से ये अपने बॉर्डर पे जो टेंशन है उसको कम ना कर ले, तब तक इंडियंस को भी ये कहना चाहिए, एडवाइजरी जो है हमारी इंडियंस के लिए, कि आप सभी अपने नेशंस जाओ, अपने सभी स्टूडेंट्स अपने अपने नेशंस चले जाओ, तब तक जब तक ये टेंशन्स कम ना हो जाते, तब तक आप ऑनलाइन करो। आप ऑनलाइन तो कोविड के टाइम में भी पढ़ रहे थे, 1-2 महीने और से ही फिर आप आ जाना, हम ऑफलाइन कर लेंगे, जैसे फिर नॉर्मल स्टडीज थी वैसे बिल्कुल, आप रेगुलर दोनों पढ़ते हमारे रहो। साथ बने रहिएगा। शुभम, सोनाली, आप दोनों, क्योंकि आप दोनों के ही जरिए हम बता पा रहे हैं कि वहां पर किस तरह के हालात रहे और जिन छात्र दोस्तों से आपकी बातचीत यहां पर होती है वो किस तरह से इस वक्त महसूस कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि ये खबर यहां पर हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और भारत में रह रहे यूक्रेन के नागरिकों को अपने वहां परिवार के लोगों की चिंता सता रही है, बेहद फिक्रमंद है। ये लोग युद्ध की आशंका के बीच अपनों के वहां रहने पर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं और ये परेशानी लाजमी भी है। मेरे परिवार की यूक्रेन में रूस के रह है बहुत चिंता है, क्योंकि हमला हो सकते हैं, ये पता नहीं चलता कौन कौन चले जाएंगे, अब रहेंगे और रहने वाला हो जाएंगे वहाँ, कौन सा पॉलिटिक्स जाएंगे, रूस की है यूक्रेन की है, पूरा लोग यूक्रेन चाहता है। बीवी के जो परिवार वाले हैं वो यूक्रेन में रहते हैं। अब इस समय स्थिति ऐसी बनी हुई है वहाँ रूस में और यूक्रेन में किसी भी समय हमला हो सकता है। तो मेरे परिवार, वाइफ का परिवार, उधर से वाइफ बहुत चिंता करती है, परिवार साथ को घटना घट जाए, कुछ हो जाए, और ये सोचती रहती है। वो धीरे धीरे अपनी मोबाइल के थ्रू कॉन्टैक्ट में रहती है, जानकारी लेती रहती है, लेकिन चिंता रहती है। तो शुभम और सोनाली, जो कि दोनों भाई बहन हैं, जो कि इस वक्त बिहार के वैशाली में हैं, हालांकि एक वक्त में दोनों यूक्रेन में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ रहे थे तो परिवार ने और साथ ही सोनाली, शुभम ने आपसी फैसला लिया कि ये वापसी करेंगे और सुरक्षित इस वक्त वापसी अपने घर पर मौजूद है। शुभम, इस सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि जब हम कोई फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ फैसले पर सवाल भी उठते हैं। जब आप यूक्रेन से भारत वापसी कर रहे थे, क्या आपके दोस्तों ने या फिर वहां के शिक्षकों ने, आसपास के लोगों ने कहा कि ये फैसला सही नहीं है, विवाद सुलझ जाएगा, कुछ इस तरह की बातचीत आपकी हुई क्या उनके साथ? उस टाइम पे किसी को भी ऐसा नहीं पता था कि ये टेंशन इतना बढ़ जाएगा। उस टाइम पे सभी ने यही सजेस्ट किया था कि आप क्यों जा रहे हो, आप अभी इधर रहो। बट हमें भी दिखा कि उधर ऑनलाइन क्लासेस थी, तो हम उधर रह के अभी तभी क्या करते। तो इस वजह से हमारा फैसला मुझे लगता है कि सही हुआ अभी तक। तो बिल्कुल, इस सवाल को पूछने का मकसद भी यही था, क्योंकि जब आप कोई फैसला यहां पर लेते हो, हालांकि एक बेहतरीन फैसला यहां पर लिया, आप अपने परिवार के साथ में हो। सोनाली, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इस वक्त यही इंतजार कर रहे हैं कि उनके बच्चे वापसी कर सके। जिन दोस्तों से, जिन छात्रों से आपकी बातचीत होती है, क्या उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं? क्या उनको इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि काश वो भी वापसी कर पाते आप लोगों के साथ ही? बिल्कुल, वो थोड़े से पैनिक है अंदर से, क्योंकि अभी वॉर का सिचुएशन वहाँ बना हुआ है और वो सोच रहे हैं वापस इंडिया आने का। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो टिकट को लेकर थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि टिकट की प्राइस इतनी ज़्यादा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। 30,000 की टिकट 70,000 में दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से कुछ मेरे जो दोस्त हैं वो यूक्रेन में ही हैं और कुछ वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार तनाव की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। रूस और अमेरिका के बीच फंसा है यूक्रेन और यूक्रेन पर अपना कब्जा जमाने के लिए उसको घेरने की पूरी तैयारी रूस की ओर से की जा रही है। उसकी ओर से सेनाएं वहां पर तैनात की जा रही हैं, हथियारों की सप्लाई उनके जवानों को की जा रही है। लेकिन रूस का ये साफ कहना है कि उसने किसी भी तरीके से सेना की तैनाती नहीं की है बॉर्डर्स पर, जो यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर्स हैं। लेकिन अगर सैटेलाइट इमेजेस की बात की जाए जो लगातार सामने आ रही हैं, वो यही साबित कर रही हैं कि रूस अब धीरे धीरे
घेरने की कोशिश कर रहा है। और रूस और यूक्रेन के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन में लगातार दूसरे दिन बमबारी और धमाके जारी हैं और अब पूर्वी यूक्रेन के डेनेत्स्क में बड़े धमाके की खबर है। रूसी मीडिया के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि डेनेत्स्क में बड़ा धमाका हुआ है। खबर है कि एक सरकारी इमारत के पास एक कार में यह धमाका हुआ है। खुद इस बात की पुष्टि रूसी मीडिया ने की है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो सरकारी इमारत थी उसी के पास ये धमाका हुआ, कार के भीतर ये धमाका हुआ। डेनेत्स्क वो इलाका था यूक्रेन का जहां पर ये बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि किसने ये धमाका कराया इसकी अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन धमाके की खबर जरूर आ रही है और रूसी मीडिया ने खुद इस बात की पुष्टि की है। कार में ये धमाका अचानक से हुआ और कार एक सरकारी इमारत के पास ही खड़ी थी और जो इलाका था वो था डेनेत्स्क का इलाका। देखिए लगातार तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। रूस की बात करें, यूक्रेन की बात करें, और यूक्रेन के भीतर डर जरूर है कि रूस उस पर कभी भी हमला कर सकता है। और शुभम और सोनाली ये दोनों भाई बहन हैं और यूक्रेन में मेडिकल के छात्र भी हैं, लेकिन फिलहाल ये बिहार के वैशाली जिले में है और इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। शुभम, आपके पास आऊंगी और ये पूछूंगी कि आखिर देखिए तनाव की स्थिति तो लगातार बनी हुई है, लेकिन आपकी वापसी हो गई है। अब आपकी क्या मांगे हैं भारत सरकार से जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं उनको लेकर? जल्द से जल्द उन्हें भी वापस लाया जाए। हम तो बहुत ही खुशकिस्मत थे जो हम जल्दी आ गए और हम गए नहीं, कुछ दिनों बाद हमारी भी फ्लाइट थी। और हमें तो यही सरकार से मांग है कि जितने भी बच्चे उधर हैं अभी पढ़ रहे हैं, अगर उनकी क्लासेस ऑनलाइन है तो उन्हें जल्द से जल्द वापस लाए। जी, सोनाली भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सोनाली यूक्रेन में ही मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। सोनाली, जब आपकी वापसी हुई वहां पर अगर मुझे आप बताएं जो इंडियन एम्बेसी वहां पर है, किस तरीके की गाइडलाइंस उसके द्वारा आप लोगों के लिए वहां पर जारी की गई हैं? इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी और उन्होंने बोला था कि आप लोग को पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोग के लिए फ्लाइट अरेंज की जा रही है, जिसको आना है आप लोग आ सकते हो, ऐसी कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, सारे इंडियन स्टूडेंट को वहाँ से वापस बुलाएगी। तो बहुत सारे बच्चे ने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया, बोला इंडियन गवर्नमेंट को कि हम लोग के लिए और फ्लाइट अरेंज करवाया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया अरेंज करवाया है उनके लिए। जी, यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी बच्चे वहां पर उनको बाहर निकाला जाए। शुभम, जब आप वहां से आए थे, आप दोनों क्या एक साथ वहां से वापस आए थे? और जब आप एक साथ वापस आए थे तो क्या वो पहली फ्लाइट थी जो भारत की ओर आ रही थी उन बच्चों को लेकर जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं? इसके बाद और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं वहां पर? जी, वो पहली फ्लाइट तो नहीं थी क्योंकि अभी कोविड को लेकर रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप लिमिटेड फ्लाइट्स ही चला सकते हो, बट एक वीक में लिमिटेड फ्लाइट्स चल रही थी तो हमने एक ऑप्ट करा था, उसी के थ्रू हम आए। जी, यानी और अब कि गवर्नमेंट ने लिमिटेड फ्लाइट्स की संख्या को भी हटा दिया है कि अब वो अनलिमिटेड चला सकते जितनी मर्जी उतनी। जी, शुभम, हम देख रहे हैं कि लगातार तनाव की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं और ये खबरें भी आ रही हैं कि रूस यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर रहा है। आप जहां पर थे यूक्रेन में, वहां से जो बॉर्डर एरिया है वो कितनी दूर है? तकरीबन 300 किलोमीटर। कीव में था मैं, तो राजधानी पड़ती है, तो वहां से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर डेनिप्रो रिवर के पास बेलारूशियन बॉर्डर होता है यूक्रेन का। जी जी, यानी कि 300 किलोमीटर दूरी पर आप थे जहां से आप यहां भारत वापस आए हैं। और शुभम और सोनाली की तरह ही ये दोनों भाई बहन हैं जो मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में करते थे, लेकिन इन्हीं की तरह कई ऐसे भाई बहन और कई ऐसे छात्र हैं जो इस वक्त वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में वो वापस आ जाएं और कोशिश भी यही की जा रही है। सोनाली, स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, लेकिन इसको लेकर क्या यूक्रेन की गवर्नमेंट ने आप छात्रों को, खासतौर से जो बाहर से जो छात्र वहां पर आए हैं पढ़ाई के लिए, उनको लेकर किसी तरह की कोई गाइडलाइंस जारी की है क्या? ऐसी कोई गाइडलाइंस तो मुझे पता नहीं, पर इंडियन गवर्नमेंट का मुझे अच्छे से पता है कि इंडियन गवर्नमेंट पूरी हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को। इंडियन एम्बेसी के साथ सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट किए हुए हैं और इंडियन एम्बेसी बहुत ही हेल्प कर रही है सारे स्टूडेंट को। और उन्होंने सब कुछ का व्यवस्था कर दिया है, अप्रॉक्स फ्लाइट की व्यवस्था कर दी है। बट मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ी सी प्राइस को लेकर स्टूडेंट्स की इकोनॉमी को समझे और प्राइस थोड़ा सा उनका कम कर दे। जी, यानी कि फ्लाइट्स का किराया काफी ज्यादा है और ये मांग है, खासतौर पर शुभम और सोनाली की तो मांग है ही, और जो वहां पर बच्चे फंसे हुए हैं, भारतीय बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी भी यही डिमांड होगी कि कुछ फ्लाइट्स में कमी जरूर की जाए।
सोनाली, शुभम, मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरीके की तनातनी का माहौल इस वक्त है। जो खबरें हमें आ रही हैं कि बॉर्डर एरिया पर रशिया ने घेरने की कोशिश की है, बेलारूस की तरफ से वो घेरने की कोशिश कर रहा है, और खासतौर पर जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, वहां पर घेरने की कोशिश की जा रही है रूस के द्वारा यूक्रेन को। क्या इस तरह की खबरें वहां पर भी हैं? कुछ हलचल अंदर भी देखने को मिल रही है यूक्रेन के? जी, कुछ स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स हैं जो खार्किव में रहते हैं, वो तो कभी-कभी बताते हैं कि कुछ टैंक्स वगैरह जो हैं वो कभी रोड्स के थ्रू जा रही होती हैं बॉर्डर के करीब, क्योंकि खार्किव सिटी तकरीबन 30 किलोमीटर ही दूर है रशियन बॉर्डर से। तो ऐसी-ऐसी खबरें कभी-कभी हमें सुनने को मिलती है, बट जो कीव सिटी है वहाँ पे ऐसा कुछ डर का माहौल तो नहीं है। बट कभी-कभी हम सुनते हैं कि हाँ, कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट पुतिन, ऐसा कुछ। जी, और वो लोग बताते हैं कि कारकीव से एम्बेसी ने कीव जाना अलाउ नहीं किया है, क्योंकि कीव शायद सेफ नहीं है उनके लिए, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। जी, यानी कि डर का माहौल नहीं है, लेकिन खबरें इस तरह की जरूर हैं कि बॉर्डर के पास के एरिया से रूस घेरने की कोशिश में है पूरे यूक्रेन को। बहुत शुक्रिया शुभम और सोनल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, लगातार तनातनी का माहौल बना हुआ है और पूर्वी यूक्रेन में हो रही बमबारी से दुनिया को लग रहा है कि हम विश्व युद्ध के महाने पर खड़े हैं। लुहांस्क में तो एक स्कूल पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं और उन तस्वीरों में दिखा कि हमले में स्कूल की इमारत को काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की सेना का यह दावा है कि इस हमले में कुछ शिक्षक भी जख्मी हुए हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। विश्व युद्ध की पहली तस्वीर, वीडियो नंबर 1। विश्व युद्ध की पहली तस्वीर, वीडियो नंबर 2। विश्व युद्ध की पहली तस्वीर, वीडियो नंबर 3। विश्व युद्ध की पहली तस्वीर, वीडियो नंबर 4। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। इन तस्वीरों में दुनिया को विश्व युद्ध का आगाज दिखाई दे रहा है। पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क में हुई इस बमबारी की तस्वीरों ने तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी दुनिया में सनसनी मचा दी है। हमले के इस वीडियो को लेकर रूस का दावा अलग है और यूक्रेन का दावा अलग। Такое разрушение, да, это, обстрелы были, но вот такое первый раз. रूस यूक्रेन ही क्यों, अमेरिका और यूके जैसे देश भी इस वीडियो को गंभीरता से ले रहे हैं। रूस का कहना है कि यह हमला यूक्रेन की सेना ने किया है, तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि इस हमले को रूस के इशारे पर रूस समर्थक अलगाववादियों ने अंजाम दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इन धमाकों की गूंज सुनाई दी। दरअसल दुनिया के तमाम देशों को लग रहा है कि इस वीडियो के बहाने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इससे युद्ध का आरंभ मानकर दोनों देशों की सेना आमने सामने आ सकती है। अमेरिका का मानना है कि हमले की इस तस्वीर को बहाना बनाकर रूस यूक्रेन पर धावा बोल सकता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 12,000 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब दिल्ली सरकार के 240 स्कूलों में 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम जुड़ जाएंगे। दिल्ली सरकार का यह दावा है कि नए स्मार्ट क्लासरूम के बाद सरकार की तरफ से बनवाए गए स्मार्ट क्लासरूम की संख्या 20,000 हो जाएगी, जो 537 नई स्कूल बिल्डिंग के बराबर होगी। और स्कूल में बनी नई इमारतों में कई आधुनिक सुविधाओं का भी दावा किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के स्कूलों में 12,430 अत्याधुनिक क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स की शुरुआत की जाएगी और इसके बाद
दिल्ली सरकार का यह दावा है कि नए स्मार्ट क्लासरूम की संख्या 20,000 हो जाएगी, जो अब तक 537 नए स्कूल बिल्डिंग के बराबर होगी और स्कूल में बनी नई इमारतों में कई आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिससे बच्चों को और सुविधा मिल सके। और केजरीवाल का ट्वीट भी आया है इसको लेकर सामने। उन्होंने ट्वीट किया है कि आज हम दिल्ली के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं और 12,430 अत्याधुनिक क्लासरूम शुरू आज किए जाएंगे। ये ट्वीट किया है खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ा कदम भी माना जा सकता है, क्योंकि स्मार्ट क्लासरूम के जरिए बच्चों को भी स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ाया जाएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के प्रति, तकनीक के प्रति उनका जो रुझान है वो और ज्यादा बढ़ सके और पढ़ाई को वो दिलचस्प रूप में आगे बढ़ा सके। और बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लग गई और ये आग काफी भयानक थी। अच्छी बात थी कि ट्रेन खाली थी और वहां मौजूद लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन की 5 बोगियों में ये आग लगी है। तस्वीरें भी आप देख लीजिए, बिहार के मधुबनी की तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं और किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई है। पानी डाला जा रहा है और धूं-धूं कर पूरी ट्रेन जल रही है। बिहार के मधुबनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रेन के 5 डिब्बे हैं जिनमें आग लगी है और देखिए किस तरीके से भीतर से धुआं ही धुआं निकल रहा है और आग की लपटों से 5 डिब्बे घिरे हुए हैं। हालांकि पानी डालकर इसको बुझाने की पूरी कोशिश की गई। 5 बोगियां आग की चपेट में हैं और किस तरीके से लोग वहां पर गहमा गहमी के माहौल में है और आग बुझाने की पूरी कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। बिहार के मधुबनी में ट्रेन में ये आग लगी है, 5 डिब्बों में ये आग लगी और पानी डालकर इनको बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो पढ़ना चाहता था, पर समय की मार ने उसे कम उम्र में ही काम पर जाने पर मजबूर कर दिया। पर किस्मत कुछ और ही चाहती थी। आज मुकेश पखारे एक ट्रेनर और एजुकेटर की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी एक खास मिशन के लिए। वो सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेन करते हैं और उन्हें सम्मान की जिंदगी जीने में उनकी मदद करके समाज में उन्हें उनकी जगह दिला रहे हैं। आइए देखते हैं मुकेश पाखरे की कहानी हमारी मिशन पानी की एक रिपोर्ट में। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। मेरा नाम मुकेश मुजरल पाकरे है। मैं मुंबई में अन्ना भाऊ साठे नगर मानकुर बस्ती में रहता हूँ। पढ़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु घर की परिस्थिति विकट होने के कारण मैं पढ़ नहीं सका। डेली वेजेस के मैं भी काम करता था, झाड़ू खाते में जाता था, कई सफाई करता था। स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मुंबई में नया नया आया था। मुझे ये टीम में काम करने का मौका मिला। 20 साल मैंने खुद इस संगठन में काम किया। 2019 में जगताप साहब ने मुझे फिर बुलाया कि मुकेश कि ऐसा एक संस्था है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज WTC। स्लम में जाके जितने भी सफाई कामगार हैं जो डेली वेजेस वाले, जिनका सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं, रोज़ काम करते हैं, किधर भी साफ सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं मोबिलाइज करता था। और मोबिलाइज करके फिर पूरी उनका ट्रेनिंग लेना है 5 दिन का, जैसा मैंने लिया है। और सच में लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हमने वर्ल्ड टॉयलेट का ट्रेनिंग लिया, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में हमने ट्रेनिंग लिया। उसमें ऐसे कितने लोग थे जो बोले सर मुझे 6,000 रुपये महीना मिलता है और सर मुझे 200 रुपया रोज़ मिलता है, वो भी रोज़ काम नहीं। फिर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से हमने जो हमको सूची मिली थी उनको फिर हमने जॉब भी दिया, अच्छा उनको प्लेस भी किया। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का लाइफ कन्वर्ट हो गई, वो अच्छे अपने जीवन जीने लगे। हमको ट्रेनिंग मिली, हमें अच्छा शिक्षा मिली सफाई कामगारों के बारे में, तो उन लोगों ने दूसरे सफाई कामगारों को लाया। तो ऐसा मुंबई शहर में हमारे कार्यक्रम हमारा चालू है। लगभग 3,500 हज़ार लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया। स्वच्छता